इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, कोई कंटेनर अगर है ओपन ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मान लो वाटर है, आप ना म्यूट कर लो, अगर कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट करके बोल देना। कि मान लो वाटर है, इस पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एस्केप आउट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में बाय ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। तो लिख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन को कौन कौन अफेक्ट करता है, फैक्टर्स। फर्स्ट है टेम्परेचर। तो ये कॉमन बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, सरफेस एरिया। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो वैक्यूम में बाहर एस्केप हो जाते हैं। तो अगर ज्यादा होगा सरफेस एरिया तो ज्यादा एस्केप होंगे। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसको ऐसे लिख लो, टी। थर्ड, थर्ड है नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है आईएमएफ पे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो देखो, अगर हनी को आप फेंक दोगे जमीन पे या वाटर को, तो आप देखोगे कि वाटर इवेपोरेट ज्यादा होता है, हनी उतना इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसलिए जिस भी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो लिख लेते हैं रेट ऑफ evaporation is less for liquids having more intermolecular forces of attraction. So rate of evaporation inversely proportional है इसके। फोर्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी फिर अगर बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम वाटर की इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होती है, और इवेपोरेशन पानी की कम होगी फिर, तो है ना, ये लिख लेते हैं। मोर इज ह्यूमिडिटी, lesser is rate of evaporation of water। तो अगर हवा चलेगी ना, ड्राई एयर चलेगी, ड्राई एयर क्या करेगी वो, मतलब वहां से जो हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर्स होंगे उसको हटा देगी, तो इसलिए इवेपोरेशन बढ़ जाती है। तो ये लिख लेते हैं हम, ड्राई एयर has tendency to absorb moisture, hence it increases rate of evaporation। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, देखो, क्लोज्ड कंटेनर लेंगे इस बार हम। ये क्लोज्ड कंटेनर है मान लो, इसमें वाटर ही मान लो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर मान लेता है।
तो ये मान लो T इज इक्वल टू 0 पे यहाँ वैक्यूम है और यहाँ नीचे वाटर है, लिक्विड है। कुछ समय के बाद, मान लो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा ना, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा यहीं पे कर लेते हैं शुरू। यहाँ पे ना सरफेस पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ RE, रेट ऑफ इवेपोरेशन चालू हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स हवा में आ जाएंगे। अब ये वैक्यूम नहीं रहा और यहाँ पे तो है ही मॉलिक्यूल्स ना, कुछ यहाँ भी होंगे। अब क्या होगा, इवेपोरेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ एक रिवर्स प्रोसेस होने लगेगी। जो ऑलरेडी वैक्यूम में या हवा में, जो भी कह लो, जो वेपर बन चुके हैं, ये जो वेपर बन चुके हैं मॉलिक्यूल्स, ये वापस आना शुरू हो जाएंगे वाटर में। तो इवेपोरेशन तो हो ही रही है, साथ साथ कंडेंसेशन भी होने लगेगी। कंडेंसेशन, इसको इवेपोरेशन, यहाँ पे RC, कंडेंसेशन 0 है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ होगा, कोई तो वैल्यू होगी कंडेंसेशन की, नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 2 सेकेंड बीतेगा तो आप देखोगे यहाँ पे और मॉलिक्यूल बढ़ गए, थोड़े से और बढ़ गए। यहाँ तो है ही उतने ही है, यहाँ तो सरफेस पे तो उतने ही रहेंगे ना। तो 5 कर दिया, हम 5 कर लो चलो। सरफेस पे तो उतने ही रहेंगे क्योंकि नीचे से और सरफेस निकलती आएगी, तो इवेपोरेशन को फर्क नहीं पड़ने वाला, RE तो उतना ही रहेगा। अब कंडेंसेशन होगा, बढ़ जाएगा कंडेंसेशन पहले से, RC इंक्रीज कर जाएगा, ये रहेगा सेम। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है और ये सेम है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। फिर और मान लो, ये मान लो इनफाइनाइट, बहुत समय बीत गया, तो क्या होगा ना, अब जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे हैं ना, उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंसेट करेंगे, सेम होगा। जितना इवेपोरेशन उतना ही कंडेंसेशन, RE RC दोनों इक्वल होगा। इस टाइम पे जो ये वेपर्स इस कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वेपर्स, लेकिन उसको हम वेपर प्रेशर नहीं बोलते, उसको हम सिंपली पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे भी प्रेशर है वेपर्स का, वेपर्स भी है, वेपर्स का प्रेशर भी है, लेकिन उसके लिए हम टर्म यूज वेपर प्रेशर नहीं करते, पार्शियल प्रेशर करते हैं। तो वेपर प्रेशर कब होता है, जब ये इक्विलिब्रियम में हो, वेपर्स और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में हो, तब जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, और उस समय ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या था, इवेपोरेशन ज्यादा था कंडेंसेशन से, यहाँ पे इक्वल हो तो वेपर प्रेशर। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे, ये बनेगा, ये है रेट, ये है टाइम। तो कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन का उतना ही रहेगा, इसके बाद दोनों सेम हो जाएंगे।
तो इस समय पे आके इसको टी इक्विलिब्रियम बोलो, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ये आ रही है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं वेपर प्रेशर का। ये आएगा पार्शियल प्रेशर exerted by vapors of a liquid which are in dynamic equilibrium with the liquid in a closed container. Is called vapor pressure of the liquid. तो क्या है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन? पहले तो एक ऐसी कंडीशन आप रीच करिए जिसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो, मतलब इक्विलिब्रियम में हो दोनों। और इक्विलिब्रियम तो आप जानते हो डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वेपर नहीं बन रहे या कंडेंसेशन नहीं हो रही, दोनों प्रोसेस हो रही है, पर रेट इक्वल है, इसलिए पता नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस समय जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वेपर्स का, उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो कंटेनर का क्लोज्ड होना जरूरी है, अगर ओपन कर दोगे तो फिर सारा लिक्विड वेपर बन जाएगा, एस्केप हो जाएगा। सर, इवेपोरेशन हाँ, और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है? देखो इवेपोरेशन, ये प्रोसेस इवेपोरेशन हो रही है, तो वेपराइजेशन मतलब वेपराइजेशन बोल सकते हो उसको, मतलब मैंने कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ा नहीं है ऐसे वेपराइजेशन। वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन में डिफरेंस समझ है, ये बताओ। हेलो, क्या? यस सर। हाँ, तो मुझे लगता है वेपराइजेशन को इवेपोरेशन बोल सकते हो। मैंने कहीं देखा नहीं है ये, या तो मैं चेक करके बता दूंगा। पर ओके। इवेपोरेशन एसेंशियली वही है, वेपर्स का बनना, इसी को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। हम्म। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। हमने ना क्लास 11th में एक चलो मैं पहले एक पॉइंट लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ any liquid
does not depend upon amount of liquid, volume of vessel or shape of vessel। कंटेनर कैसा है, कितना बड़ा है, उस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। जैसे ना, अगर मैं इतना बड़ा कंटेनर ले लूं और उसमें मान लो मैंने इतना सा पानी रख दिया, तो वही प्रोसेस होगी, यहाँ पे कुछ वेपर्स हो जाएंगे। और मान लो मैंने छोटा लिया कंटेनर, उसमें उतना ही पानी रखा, यहाँ पे कुछ वेपर्स होंगे। दोनों केस में ना वेपर प्रेशर सेम होगा। ना तो शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है, ना साइज ऑफ कंटेनर पे, ना ही सरफेस एरिया पे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मान लो मैं ऐसे करता, ये बड़ा कंटेनर ले लो और ऐसे ज्यादा सरफेस एरिया वाला ले लो, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी सेम होगा वेपर प्रेशर। जितना इन तीनों में सेम होगा वेपर प्रेशर, तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। तो हमने ना ये पढ़ा था एक बार 11th में, देखो H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, यही तो है यहाँ पे। वेपर्स और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका केपी क्या होता था, केपी केपी था पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। लिक्विड का तो हम लेते नहीं थे, जो गैस का उसी का लेते थे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O तो वेपर प्रेशर है ना, और केपी तो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे। ये हमने पढ़ा है कि केपी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इस केस में आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेपर प्रेशर सेम है दोनों। इसका मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए अगर आप लिक्विड बदल दोगे तो बात अलग है, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करता है, पर किसी एक लिक्विड के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे करेगा। तो इस बात को थोड़ा फील करने की कोशिश करो। देखो अगर मैं इन दो कंटेनर्स की बात करूं, 1 2 3 है मान लो, चलो 2 को छोड़ो, 1 और 3 की बात करो। मुझे एक बात बताओ, इवेपोरेशन किस में ज्यादा फास्ट होगी? जो हमने ऊपर ये प्रोसेस करी है ना, ये T = 0 1 2 3 ऐसे करके, तो इसी प्रोसेस को हम अगर यहाँ करें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बताओ किस में ज्यादा होगा, 1 में या 3 में? वो तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दोनों साथ में नहीं होंगे। वेपर प्रेशर सेम होगा। अभी हमने इवेपोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना, यस सर। इवेपोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है नहीं करता? बताओ। हेलो, बताओ मुझे रिद्धिमा। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। सर सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। देखो ये इवेपोरेशन पढ़ा था ना हमने, हम्म। कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो
इन दो कंटेनर्स में तो सिर्फ सरफेस एरिया का डिफरेंस ही है ना इसका, तो इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा फिर? 3 में। हाँ, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इन 3 इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इन 1, क्योंकि सरफेस एरिया 3 का ज्यादा है। पर वेपर प्रेशर का क्या है? वो सेम रहेगा। हाँ, वेपर प्रेशर इन 3 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन 1, तो डिफरेंस कहाँ है फिर बताओ, फर्क क्या आता है? भाई इवेपोरेशन अगर इसमें ज्यादा है, अगर इसमें इवेपोरेशन आप बोल रहे हो ज्यादा है, तो फिर वेपर प्रेशर सेम कैसे हो गया बताओ? इवेपोरेशन अगर ज्यादा है तो वेपर सेम कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? सर इवेपोरेशन में टेम्परेचर, वेपर प्रेशर में टेम्परेचर के अलावा चीजें टेम्परेचर मान लो 298 केल्विन है दोनों में, हम्म, सेम टेम्परेचर है, चलो टेम्परेचर बदलेंगे तो बदल ही जाएगा, वो हम सेम रखते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या आया? इसमें क्या होगा ना, थर्ड में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो जल्दी आ जाएगा। देखो इसमें अगर इवेपोरेशन फास्ट है ना, तो मान लो हमने ये प्रोसेस इसके साथ किया शुरू से लेके यहाँ तक, 0 1 2 ऐसे, तो यहाँ पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों, कंडेंसेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इवेपोरेशन का सेम था, तो इसमें वही होगा, इवेपोरेशन ज्यादा है तो फिर कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मान लो यहाँ इसका इवेपोरेशन है तो इसकी कंडेंसेशन भी फास्ट होगी, और ये मान लो 2 सेकंड में पहुंच गया इक्विलिब्रियम पे। ये वाला अगर इसकी इवेपोरेशन कम है तो कंडेंसेशन भी धीरे धीरे होगी, समझ में आई बात? तो ये फिर थोड़ा लेट पहुंचेगा 4 सेकंड पे मान लो। अगर इसमें इवेपोरेशन ज्यादा है तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, अगर इसमें इवेपोरेशन कम है तो कंडेंसेशन भी कम होगी, वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी पहुंच जाएगा, फास्ट पहुंचेगा, इसमें स्लो पहुंचेगा। थोड़ा फील कर पा रहे हो चीजों को? यस सर। तो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं। और पढ़ते हैं हम आगे चलो। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि वो अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल या शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता, ना सरफेस एरिया पे करे, किसी चीज पे नहीं करता। सेकंड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड depends only on temperature of the liquid। एक लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर liquid A is denoted by PA नॉट। नॉट का मतलब होता है प्योर, प्योर लिक्विड है, नॉट का मतलब ये है। ए का मतलब कि ए है, लिक्विड का नाम ए है, इसकी ये नोटेशन है। थर्ड, अब ना एक और बात बताता हूँ आपको मैं।
ये कंटेनर है, मान लो वैक्यूम है इसमें, मान लो टेम्परेचर 298 केल्विन है, और ये मान लो आपको मैं बताता हूँ, गिवन है डाटा कि ये कंटेनर के अंदर जो स्पेस है इसमें मान लो 4 ग्राम वाटर वेपर रह सकता है। जैसे होता है ना, हवा की एक कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करके रखने की, तो इसके अंदर 4 ग्राम वाटर वेपर रह सकता है। और मान लो मैंने यहाँ पे एक डिश रखी, उसमें मैंने 3 ग्राम वाटर रखा, तो वही t इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो बहुत समय के बाद, अनंत समय के बाद, इन्फिनिटी के बाद आपको इस ट्रे में क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा इधर बताओ? नहीं। कुछ नहीं मिलेगा, है ना? हम्म, क्यों नहीं मिलेगा कुछ? इवेपोरेट हो जाएगा। सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, है ना? हम्म, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, सारा इधर, नथिंग रिमेन्स। अच्छा, अब केस 2, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे चलो मान लो 5 ग्राम पानी ले लेता हूँ, 5 ग्राम, वही सेम 298 केल्विन, यहाँ वैक्यूम था, t इक्वल टू 0 था, ये वैक्यूम 298 केल्विन। और अब यहाँ क्या बचेगा बताओ? हाँ, अब यहाँ यहाँ पे भी नहीं बचेगा। बचेगा ना, देखो यहाँ 4 ग्राम पानी ये होल्ड कर सकता है, ओके। ये जो स्पेस है कितना पानी होल्ड कर सकता है? 4 ग्राम, तो यहाँ फिर क्या होगा बताओ? 1 ग्राम पानी। एक बचेगा, हम्म, यहाँ ऊपर 3 ग्राम ऊपर आ जाएगा सारा का सारा, यहाँ पे 4 ग्राम ऊपर आएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा, 1 ग्राम बचेगा। अब इस केस में क्या होगा, दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, गैस भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा? नो। दो होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, एक ही है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, प्रेशर तो यहाँ पे भी है, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे भी है, तो आप वेपर प्रेशर किसको बोलोगे? हाँ, बताओ। इसको ये इक्विलिब्रियम वाले, इस, सेकंड वाले। इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, जब इक्विलिब्रियम हो तो है। तो इसमें ये है कि अगर, यहाँ पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि अगर कोई भी आपने लिक्विड रखा किसी क्लोज्ड कंटेनर में वैक्यूम में, तो वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। तो जो तो ये जो प्रोसेस शुरू हुई है, इसके दो अंजाम हो सकते हैं। एक अंजाम ये हो सकता है कि सारा का सारा लिक्विड उड़ जाए, दूसरा अंजाम ये हो सकता है कि वो सारा का सारा लिक्विड ना उड़े और वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इन दो के अलावा कोई और तीसरा केस नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? यस। अगर तो मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की, है ना? वेपर प्रेशर क्या है देखो, 298 केल्विन पे, इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो क्या कंटेनर के अंदर प्रेशर वेपर प्रेशर से भी ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना? वेपर प्रेशर ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, उससे कम हो सकता है ना? हम्म, तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई लिक्विड रखा कंटेनर में, वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, या तो वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा या वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा और उसका प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं कि
ठीक है। अच्छा, अब अगली बात देखो, अगर मैं यहाँ पे इस केस में मान लो मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया और बाहर से मैंने कुछ वेपर्स डाल दिए, तो क्या होगा? होगा ये कि जो यहाँ वेपर्स थे वो और कंडेंस हो जाएंगे, है ना? yes. लेकिन लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर तो हमने 298 केल्विन रखा है। तो अगर आपने जबरदस्ती बाहर से स्टीम डाली इसके अंदर तो क्या होगा? कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना बातें? तो जितने आपने वेपर डाले बाहर से, जैसे चलो मैं आपको बताता हूँ, इधर हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं हम, फोर्थ पॉइंट, कि मान लो वो जो इक्विलिब्रियम था ऊपर, नीचे हमने 1 ग्राम पानी ले रखा था, ऊपर 4 ग्राम था, और मैंने यहाँ पे इधर से स्टीम डाल दी। मान लो 2 ग्राम मैंने स्टीम डाल दी, तो क्या होगा? नीचे पानी 3 ग्राम हो जाएगा, यहाँ तो 4 का 4 ही रहेगा, है ना? ये बात ठीक है ना? हाँ। तो मतलब क्या कि मैं वेपर प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा नहीं कर सकता प्रेशर को, वो कंडेंस हो जाएगा फिर। ठीक है ना? तो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? वेपर प्रेशर के इक्वल। प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है ना? यस। तो ये लिख लेते हैं हम। टेम्परेचर सेम रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बात अलग हो जाएगी। ये बात है। फिर अगला है वेपर प्रेशर जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जैसे हनी हो और वाटर हो, हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, इसका वेपर प्रेशर कम होगा।
वाटर में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वॉलेटाइल है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें कम है, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा और उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसमें देखें H2O में सैंपल अल्कोहल और H2, तो अगर आप H2O में देखोगे तो H बॉन्डिंग ज़्यादा है, देखो ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सिर्फ ये H बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है वाटर का, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो P नॉट C2H5OH is more than P naught H2O, as intermolecular attractive forces of H2O are more than intermolecular attractive forces of alcohol। ये बात है, तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ये बात है। तो टेम्परेचर तो हमने लिख लिया ना ऊपर, एक सेकेंड, टेम्परेचर, हाँ यहाँ लिख लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं हम, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा उतना, इसी में लिख लो ये बात। फिर होते हैं अगला है वॉलेटाइल सब्सटेंस, किसको बोलते हैं। तो वॉलेटाइल वो होते हैं जिनका कुछ वेपर प्रेशर हो, तो लिख लेते हैं जिसका पी नॉट जीरो ना हो, वेपर प्रेशर जीरो ना हो, कुछ हो, जैसे ये हो गया वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, लिक्विड्स हैं जितने भी सारे, बेंजीन हो गया, ये सारे ये वॉलेटाइल होता है। फिर क्या, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कौन होता है, जिसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, मतलब वो वेपराइजेशन उसमें होती ही नहीं है। जीरो वेपर प्रेशर, जैसे सॉलिड्स, जैसे सारे सॉलिड्स, सॉलिड का तो कोई वेपर थोड़ी बनता है, सॉलिड तो वैसे ही रहता है, तो उनको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। इसका जो पी नॉट होता है वो जीरो होता है।